नमस्कार मित्रों, वरुण आइड मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। अभी चल रहा है भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब इन्हीं अनुसूचियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यान रहे कि अनुसूचियों से संबंधित एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि जहां जहां क्वेश्चन पूछा जाता है वहां मैं विशेष तौर से आपको बताऊंगा कि फला फला क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए या पढ़िए। चलिए देखते हैं। हम लोग प्रथम अनुसूची के अंतर्गत देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस अनुसूची में राज्यों का वर्णन किया गया है, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 1 में किया गया है। चलिए ठीक है। आप लोग पहले जानते थे जम्मू एंड कश्मीर 2 भाग में जो बटा हुआ है, उससे पहले आप लोग क्या पढ़े थे कि राज्यों की संख्या 29 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी और जम्मू एंड कश्मीर को अंततः 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसलिए अब 29 में से एक राज्य निकल गया, जम्मू एंड कश्मीर, तो बचा कितना? 28। और वहीं जम्मू एंड कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। एक जम्मू एंड कश्मीर है और एक लद्दाख है। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 2 जुड़ गए, तो कितने हो गए? 9। इसलिए वर्तमान में 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अब हम लोग द्वितीय अनुसूची में देखते हैं कि क्या है। लिखा हुआ कि निम्नलिखित अधिकारियों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन का वर्णन है। यानी द्वितीय अनुसूची में जिस अधिकारी का वेतन, पेंशन तथा भत्ता का वर्णन है, उनका नाम लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन शामिल है इसको याद रखें हम लोग। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। ध्यान रहे, राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट में उपराष्ट्रपति लिख दिए हुए हैं। ठीक है, यानी वो पदेन है, ऐसा पोस्ट है कि उपराष्ट्रपति के पोस्ट पर जैसे आप जाएंगे या कोई व्यक्ति जाएगा, वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है। आइए फिर हम लोग देखते हैं। अब विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। ध्यान रहे कि जब कोई भी राज्य द्विसदनीय हो तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होता है। विधान सभा निम्न सदन होता है राज्य स्तर पर और विधान परिषद उच्च सदन होता है। ठीक है। ऐसे द्विसदनीय राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में 6 है। ठीक है। अब देखेंगे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन मिलता है। और लास्ट में CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए हम लिख देते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लोग लिख लीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है।
इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन्हीं अधिकारियों को वेतन दिया जाता है इसके अंतर्गत, द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरी अनुसूची में, किसका वर्णन है जी? तो तीसरी अनुसूची में क्या है? ये शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो कौन कौन शपथ ग्रहण लेते हैं जिनका उल्लेख है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, यानी इन्हीं 4 अधिकारियों का वर्णन है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। अब हम लोग आते हैं चौथी अनुसूची में। इसमें क्या वर्णन है जी? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी जो भी राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका राज्यसभा में सीट का वर्णन किया गया है। किस अनुसूची में? तो चौथी अनुसूची में। यानी अगर ऐसा कहा जाए कि राज्यसभा के सीटों का वर्णन किस अनुसूची के अंतर्गत है, किया गया है, तो हम लोग जवाब देंगे क्या कि चौथी अनुसूची के अंतर्गत। अब हम लोग देखेंगे पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और छठा भी लगभग उसी से संबंधित है। देख लीजिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। ठीक है, कौन कौन है जी? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसका प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है छठी अनुसूची में। अब आते हैं हम लोग सातवीं अनुसूची में। तो सातवीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारा का वर्णन करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं। वो कौन कौन सी सूचियां हैं? तो ध्यान रखें कि पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब ध्यान दें कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। हमारे मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितने हैं? 100 विषय हैं। तो ये विषय याद रखेंगे कि संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो 97 और वर्तमान में कितने सब्जेक्ट्स हैं उसमें? तो 100 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब राज्य सूची। राज्य सूची वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। इसके अंतर्गत मूल संविधान में कितने विषय थे राज्य सरकार के अंतर्गत? तो 66 विषय थे। अब कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। कितने हैं? 61, यानी 5 घट गए हैं। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों का है, लेकिन अगर सब्जेक्ट एक ही हो और उसी पर कानून बनाना हो तो केंद्र सरकार के कानून को सर्वथा महत्व दिया जाता है और उसी का कानून मान्य है। और उस संदर्भ में जब वो कानून लागू हो जाता है तो राज्य सरकार का जो कानून है वो वहां विफल हो जाता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्य को भी है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितने विषय थे? तो देख लीजिए, हमारे मूल संविधान में 47 थे, अभी कितने हैं? 52 हैं। तो राज्य सूची में 5 घट गए हैं और इसमें 5 बढ़ गए हैं। 47 और 5 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 66 में से
5 घटा देंगे तो कितना होगा 61। तो इसमें ध्यान रखें कि राज्य सूची में 5 घटा हुआ है, समवर्ती में 5 बढ़ा हुआ है, और फर्स्ट वाला में क्या है 3 बढ़ा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाला का मतलब है संघ सूची। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से है। नहीं तो ऐसे होगा कि किस अनुसूची में यह वर्णन किया गया है कि किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है किस अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अब 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। एक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था। कितना, 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने भाषा है, तो 22 भाषा हैं। इसलिए लिखा गया है 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब देखिए जब 14 भाषा थे तो फिर वो 22 कैसे हुए। ठीक है, तो 14 में कितना जोड़ा जाएगा, 8 जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि 8 भाषा बाद में जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से भाषा जुड़े हैं, सर्वप्रथम भाषा कौन सा जुड़ा, तो ध्यान दे कि सिंधी भाषा जुड़ा, 15वां भाषा बना। देखें सिंधी कब जोड़ा गया जी, 1967 में। किस संशोधन के तहत, 21वां संशोधन के तहत। ये प्रश्न देखिए कैसे आएगा कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। जवाब क्या होगा, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, नहीं तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो फिर जवाब आपका हो जाएगा 1967। अब देखें 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। किस संशोधन के तहत, तो 71वां संशोधन के तहत। 71वां संशोधन के तहत 3 भाषाओं का जोड़ा गया है। कौन कौन है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और लास्ट में 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया है, जिसमें कौन कौन से भाषा है, तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, ये 4 भाषा को जोड़ा गया है 2003 में। किस संशोधन के तहत, तो 92वां संशोधन के तहत। कौन से संशोधन के तहत, 92वां संशोधन के तहत। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आप तो किताबों में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं चलता है, आपके जहन में होना चाहिए। इसलिए मेरा कोशिश है कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन जिसका मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं वो आपको याद हो जाए। ठीक है, और 1 दफा 2 दफा जरूर चला के देखिए इस वीडियो को, निश्चित तौर पर आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आइए 8 अनुसूची, ये तो मूल संविधान की बातें हैं। अब ये 4 जो जोड़ा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखिएगा महत्वपूर्ण जो है, जो जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 8वीं अनुसूची से, 9वीं अनुसूची से, 10वीं से, 11वीं से, 12वीं से, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए इसको हम लोग और खास तरीके से याद रखेंगे। देखिए 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें है संपत्ति का अधिग्रहण, यानी इसका संबंध है संपत्ति के अधिग्रहण से। यानी अगर सरकार संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उस पर उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी 9वीं सूची के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, जो भी प्रावधान होंगे, उसको हम लोग न्यायालय में यानी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक मामला 2007 का है
जिसमें ये कहा गया है कि यदि 9वीं अनुसूची मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम। कब? तो 1951 में जोड़ा गया है। चलिए ठीक है। 10वीं अनुसूची, देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। दल बदल निरोधक अधिनियम है, ताकि कोई भी व्यक्ति अवसर पाकर दल बदल न कर सके। यानी जैसे अभी छोड़िए अब बातों को, राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। मान लेते हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई व्यक्ति अनुचित लाभ उठाकर न जा पाए, इसीलिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है जी? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत, इसको याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 1985 में। किस संशोधन के तहत? तो 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं कि 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। ठीक है, इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है जी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रहे कि 1992 क्या है कि संविधान संशोधन का नाम 1992 है। 73वां संविधान संशोधन का नाम 1992 है, लेकिन इसको जब ये अधिनियम बना, जब ये कानून बना, तो समय क्या था? अप्रैल 1993। इसलिए आप लोग जैसे कि लुसेंट का अगर किताब आप लोग पढ़ते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता ही है, तो उसमें लिखा गया है 1993 और आप लोग यहाँ देख रहे हैं 1992। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। वो संविधान संशोधन 1992 नाम है और वो कानून कब बना है? अप्रैल 1993 में बना है। ठीक है, तो आप लोग दोनों मैटर याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे आप लोग जवाब देंगे। हाँ जी, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। तो इसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं इन लोगों को कानून बनाने का? तो 29 विषय प्रदान किए गए हैं इन लोगों को। ठीक है, अब 12वीं अनुसूची के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय शासन संस्था से है। शहरी स्थानीय शासन संस्था। देखिए इसके अंतर्गत 8 संस्थाएं आती हैं, जैसे नगर पालिका परिषद, नगर पालिका तथा अन्य। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अन्य हम कह दिए। ठीक है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे, नगर पालिका परिषद तथा नगर पालिका का संबंध इससे है। 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, यहां भी वही वाला बात है कि ये अधिनियम का नाम 92 है और पारित कब हुआ था? कानून कब बना था? अप्रैल 1993 में बना था। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने विषय दिए गए हैं कानून बनाने के लिए? तो 18 विषय इसके अंतर्गत दिए हुए हैं कानून को बनाने के लिए। ठीक है, अब उम्मीद ये है कि आप लोगों की सारी बातें समझ में आई होगी और आप लोग समझ भी रहे होंगे।
यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और फिर आप लोगों से लास्ट में यही हम कहेंगे कि इसको आप देखें, अपने मित्रों और सगे संबंधियों को भी दिखाने का प्रयास करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक, अच्छा लग रहा है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अच्छा आपको लग रहा है, ताकि हमें भी ये एहसास हो कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए आप लोग। उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं इसके बारे में, और उनको भी सलाह दें कि वे भी सब्सक्राइब करके वीडियो देखें, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रहा है। और आप लोग देखें और घर में बने रहें। और अभी कोविड-19 का प्रकोप है, और इस प्रकोप से बचे रहेंगे तो फिर बाद में ऑफलाइन भी पढ़ाई होती रहेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।